नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। चमोली में नीति माणा जनजाति कल्याण समिति की ओर से जनजाति समागम 2026 का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये कार्यक्रम हमारी जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। जनजातीय समाज ने सदियों से अपनी परंपराओं और प्राकृतिक संरक्षण की भावना को पहचान दिलाने का कार्य किया है और हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाई देश के सजग प्रहरी भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, जो ये दिखाता है कि जनजातीय समुदाय आप देश का नेतृत्व करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज के लिए जो बजट आवंटित किया है वो पहले से 3 गुना बढ़ाया है। पहले जितना होता था उससे 3 गुना बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं का लाभ इस समुदाय के प्रत्येक परिवार को मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और ये सभी ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ही संभव हो सके हैं। यही सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है। इससे पहले की सरकारों में कांग्रेस की सरकार है देश के अंदर लंबे समय तक रही और उन्होंने जनजातीय समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में हमेशा एक वोट बैंक समझा और आपके समर्थन को हमेशा ये सोच लिया कि जनजातीय समाज का वोट तो हम ही को मिलेगा और फॉर गारंटेड लेकर उन्होंने महापाप किया कि जनजातीय समाज को आगे आने के उतने अवसर प्रदान नहीं किए गए। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देश और प्रदेश दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की आपकी अपनी सरकार है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माणा जैसे हमारे सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया है, सीमांत क्षेत्र का प्रवास किया है और यहीं आपके पास माणा में आए थे और माणा में आकर यहीं बद्रीनाथ जी के पास उन्होंने यहीं पर रात्रि को विश्राम भी किया था, रात्रि को भी रुके थे। और इसके बाद यहां जब माणा आए और अगला दौरा उनका सीमांत क्षेत्र कहां हुआ, आदि कैलाश, गुंजी, जौलीकोंग और पार्वती कुंड में जाकर उन्होंने उन सीमांत क्षेत्रों का भी दौरा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से माणा गांव से 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया था और उन्होंने कहा कि सीमांत गांव हमारे देश के प्रहरी हैं, इनका राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उन्होंने वहां से घोषणा करी कि अब माणा गांव और माणा गांव जैसे अन्य गांव जो हमारे सीमांत के गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं, अब उन गांवों को देश का अंतिम गांव नहीं कहा जाएगा, अब उनको देश का क्या कहा जाएगा, पहला गांव कहा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोष हमारे ही माणा से किया था और उसके बाद से माणा जैसे जितने भी गांव देश के हैं, जितने सीमांत गांव हैं, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा मिल चुकी है। भाइयों बहनों, अब उनको पहले गांव के रूप में जाना जा रहा है और उनके इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में भी जनजातीय समाज के बेहतरी के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 128 जनजातीय गांवों को चिन्हित किया है, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही राज्य में कालसी, मेहरवाना, बाजपुर और खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें हमारे जनजातीय परिवारों के बच्चे निःशुल्क रूप से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं देहरादून के चक्राता और बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा जनजातीय समाज के बच्चों को
पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए, कि वो शिक्षा के लिए कभी पीछे न जाएं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर तक, बीए एमए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही उनके शैक्षिक विकास के लिए 16 स्थानों पर राजकीय आश्रम विद्यालय भी पूरे प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे जनजाति समाज के बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य में जनजाति वर्ग के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उन्हें तकनीकी रूप से जोड़ने के लिए आईटीआई संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वो कौशल प्राप्त कर सकें, अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जिनको सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरियों में जाना है, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है और उन्हें हर माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही जनजाति समुदाय की बेटियों की शादी के लिए हमने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान भी किया है तथा जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी हमने स्थापित किया गया है। वहीं जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में प्रतिवर्ष जनजाति महोत्सव एवं खेल महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें हमारे अनेक बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। अनेक कलाकार हमारे इन क्षेत्रों से जाकर भी देहरादून में इस महोत्सव में भाग लेते हैं। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि सीमांत क्षेत्रों का पलायन रुकना चाहिए। पलायन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, नौजवानों को अपने गाँव में ही रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए हम होम स्टे योजना को मजबूत कर रहे हैं और चमोली जनपद में 800 से भी अधिक होम स्टे आज चल रहे हैं, जिसमें 4000 से अधिक स्थानीय युवा जुड़े हुए हैं। वहीं उत्तराखंड की जनजाति संस्कृति अपने आप में पर्यटन का भी एक बड़ा आकर्षण है। शिक्षा निदेशक प्रारंभिक अजय कुमार नौडियाल पर हमला, बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों पर मारपीट का आरोप। अजय कुमार नौडियाल का कोरोनेशन अस्पताल में चल रहा है उपचार। शिक्षा निदेशक प्रारंभिक कार्यालय में मारपीट के दौरान विधायक भी थे मौजूद। निदेशक के साथ मारपीट से शिक्षकों में आक्रोश, दोषियों पर कार्रवाई की लगातार मांग। दरअसल देहरादून स्थित नानूर खेड़ा शिक्षा निदेशालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अशासकीय विद्यालयों से जुड़े विवाद के दौरान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में निदेशक के चेहरे और सर पर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक घटना की जड़ एक सरकारी स्कूल का नाम बदलने को लेकर बताई जा रही है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। उनका कहना था कि संबंधित विद्यालय का नाम बदला जाए। इस संबंध में उन्होंने निदेशक से बात की। हालांकि निदेशक ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सरकारी स्कूल का नाम परिवर्तन शासन स्तर पर तय होता है और ये निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस बात को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। निदेशक के साथ मारपीट से शिक्षकों में भारी आक्रोश है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग है। का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को बंद उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कोई थाने वाने में आप लोग? वो जो घटना घटी, घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो होगी। करवाएंगे आप? ये कोई प्रश्न का है? भाई घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको धमकी मिल रही थी? कभी नहीं मिली ऐसी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। ऐसे में क्या ये पूरा मामला है और क्या वजह रही जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया? राजधानी देहरादून स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में उस वक्त तड़का मचा जब भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ पर निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं।
पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी सामने आई है। निदेशक पक्ष में की बैग धक्का मुक्की कुर्सियां फेंके जाने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला और भी गर्मा गया है। विवाद एक स्कूल का नाम बदलने को लेकर है कि सरकारी स्कूल का नाम बदलने को लेकर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक उमेश वर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ वहां पर निदेशालय में पहुंचे थे। उनका कहना था संबंधित विद्यालय का नाम बदला जाए। इस संबंध में निदेशक से बात हुई, लेकिन हालांकि निदेशक ने स्पष्ट कर दिया कि किसी स्कूल का नाम जो परिवर्तन है वो सरकार के शासन स्तर पर होता है, ये निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसको लेकर के वहां तीखी बहस भी हुई है। उसके बाद जो है पूरे मामले में देखा जाए तो कुर्सी भी वहां पर फेंकी जा रही थी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले जो निर्देशक हैं, ये जो शिक्षा निर्देशक हैं, ये पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं। इससे पहले भी कई इनकी वीडियो सामने आ चुकी है। इनका व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा है और हो सकता है कि विधायक के साथ इनकी जो है बहस हुई हो कि इनका व्यवहार जिस तरह से रहता है उसको लेकर, बात शैली को लेकर वहां पर माहौल गरमाया हो। हालांकि स्थिति कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से मामला हुआ है उससे कहीं ना कहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के मारपीट के मामले में शिक्षक आक्रोशित हो गए और बोर्ड परीक्षा पर अब संकट मंडराया हुआ है। देखना होगा कि मामले पर किस तरह का अगला रुख रहता है। कोई कार्रवाई की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। हरिद्वार के लक्सर तहसील मुख्यालय परिसर में लेखपाल ऋषुराज राणा और अधिवक्ता ब्रिजपाल और टाइपराइटर सोनू के बीच प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते तीनों के बीच हाथापाई और मारपीट हो गई। लेखपाल ने आरोप अधिवक्ता पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और वहीं अधिवक्ता का आरोप है कि लेखपाल की ओर से प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने के मामले में उनके क्लाइंट को लगातार परेशान किया जा रहा था, उनके साथ भी अभद्रता की जा रही थी। घटना के विरोध में उत्तराखंड लेखपाल संघ ने कामकाज छोड़कर तहसील मुख्यालय पर धरना दिया और आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जो हमारे लेखपाल साथी हैं, कल शुक्रवार को उनका बैठने का दिन होता है, तो सभी लेखपाल साथी आए थे। जो हमारे एक साथी हैं ऋषुराज जी, वो हमारे कानगो साहब हैं, उनके कक्ष में बैठे हुए काम कर रहे थे। तो तभी एक वकील हैं ब्रिजपाल जी, वो आए। उन्होंने एक आय प्रमाण पत्र के लिए उसको उस पे 6,000 रुपए की आय लगाने के लिए कहा। अच्छा, जो आवेदक है जिसके बारे में आय लगाने के लिए कहा, जसवीर पुत्र करण सिंह है, बसेड़ा खादर का। वो BSNL में JTO के पद पर काम करता है और जो वकील, जो ब्रिजपाल हैं एडवोकेट, वो उसकी 6,000 आय लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। तो जब हमारे जो साथी हैं ऋषुराज जी, उन्होंने इसका विरोध किया तो वो उसके साथ गाली गलौज करने लगे और कम से कम आधे घंटे बाद 10-15 लोगों के साथ आके उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वही हमारे जो राजस्व निरीक्षक हैं उनके चैम्बर में आके। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। हमारे एक साथी अधिवक्ता ब्रजपाल जी और एक हमारे टाइपिस्ट सोनू कुमार जी, सुखेंद्र जी, वो एक लेखपाल जी के पास गए और उनसे किसी काम के लिए कह रहे थे। परंतु क्या है कि लेखपाल इतने क्रोध में था, उन्होंने हमारा जो टाइपिस्ट है उससे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके गले में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक माला थी वो भी तोड़ दी और उसे कहा कि भाई आप पे जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए। अगर ये लोग विरोध करेंगे तो हम भी इनका बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। अगर इनका आंदोलन होगा तो हम बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा SDM साहब से भी और DM साहब से भी कि जो सब लेखपाल ये यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कौन कितना करप्ट है और किसने कितने धन की उगाही किया। साथी अधिवक्ता हैं श्री ब्रजपाल जी, वो हल्का लेखपाल है ऋषुराज और रमेश कानून को इनके पास गए थे किसी काम के लिए। हल्का लेखपाल ने इनसे 5,000 रुपए मांगे। इन्होंने कहा गरीब व्यक्ति है, वो पैसे नहीं दे सकता। वो आग बबूला हो गया कि तुम साले पैसे ले लेते हो हमारे नाम के, पैसे नहीं देते हैं हमें, और जब पैसे नहीं है तो आते क्यों हो। इस चीज पे इन्होंने विरोध किया, सोनू भाई ने विरोध किया, तो सोनू भाई को जाति सूचक शब्द कहे और इन दोनों ने इनका गला पकड़ा, मारपीट की और ब्रजपाल जी के पीछे पिस्टल लेकर के हल्का लेखपाल जो ऋषुराज था वो दौड़ा। तहरीर हमने थाने में दी हुई है, नई कार्रवाई होती प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, हम किसी रूप में पीछे नहीं हटेंगे। ये जो इनकी अवैध उगाई है बिल्कुल बंद होकर के रहेगी और कुछ नहीं, अवैध उगाई का मामला है और कोई मामला नहीं है। एक हमारे अधिवक्ता है ब्रजपाल जी और हमारा जो मुंशी है सोनू टाइपिस्ट है, वो दोनों उससे इसी संबंध में बात करने के लिए गए थे। या तो आप इसे खारिज कर दें, एक लेखपाल का काम है या तो संपत्ति की जांच करे या फिर उसे खारिज कर दे। अब वो ना खारिज कर रहे थे उसे और ना ही उस पर रिपोर्ट लगा रहे थे। केवल इस बात को लेकर विवाद हुआ कि आप इसका निस्तारण कर दें। इस बात पे वो उग्र हुआ, उसने बदतमीजी की और इसी बात का जवाब उन्होंने
सिर्फ ये कहते हुए कहा कि आप इस तरह से मेरे से बात ना करें। इस बात के ऊपर वो आगवा बुला हुआ और इन सबके साथ सोनू जो टाइपिस्ट हमारा उसके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्द कहे उसे, और उसके बाद मारपीट की। एडवोकेट ब्रजपाल जी हैं। उसके बाद उससे पहले भी यहाँ की लेखपालों की स्थिति ऐसी है कि उससे पहले भी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा एचएम साहब के संज्ञान में डाला गया था कि आप इन लोगों को समझाइए, ये अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये कोई पहला वाक्य नहीं है। इससे पहले लेकिन कोई मारपीट नहीं हुई, इन्हें समझाया ही गया है। और आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये केवल पब्लिक को परेशान करने के लिए है, अधिवक्ताओं को परेशान करने के लिए है। और अगर ये इस तरह से आंदोलन पे रहे तो हमारे अधिवक्ता भी पूर्णतः यहाँ नो वर्क रखेंगे और पूरे आंदोलन पे रहेंगे, चाहे हमें राज्य स्तर पर आंदोलन करना पड़े। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। ऐसे में बीजेपी विधायक का एक वीडियो भी इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी है। विधायक के बयान का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आहूत किया जाएगा ये भी बताया गया है, लेकिन ऐसे में अब विवाद गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है। विवाद का कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। बस अब जिस तरह से गैस सिलेंडर आप लेकर के आए, क्या कुछ पूरा मामला था और क्यों आखिर इस तरह का प्रदर्शन? देखिए, हमारे जो लैंसडाउन के विधायक हैं पहाड़ से चुन के आते हैं और बड़े दुर्गम क्षेत्र से चुन के आते हैं, वो कह रहे हैं कि गैरसैंण और भराड़ीसैंण जो विधानसभा है, जो उत्तराखंड के शहीदों के सपनों की राजधानी है, उत्तराखंड की जो हृदय स्थल है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ हमें ठंड लगती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और अगर हमारे किसी विधायक को ऑक्सीजन की कमी लगती है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर उनके लिए लाए हैं। विधायक साहब जो हमारे दिलीप सिंह रावत जी हैं, ऑक्सीजन मास्क की व्यवस्था लाए हैं, गर्म कपड़े भी लाए हैं, उत्तराखंड के टोपा लाए हैं, सब लाए हैं। उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है, एक पहाड़ी राज्य का विधायक होने में आपको जहां पहाड़ के हितों की बात करनी थी, जहां आपको गैरसैंण के पक्ष की बात करनी थी, वहां आपको ऑक्सीजन कम लगता है। कभी किसी को वहां ठंड लगती है, कभी किसी को ऑक्सीजन कम लगता है। कल वो कहेंगे कि गैरसैंण उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, कि हम गैरसैंण नहीं जाएंगे। तो ये पहाड़ विरोधी बयान, ये गैरसैंण विरोधी बयान, ये राज्य विरोधी बयान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड के एक पहाड़ी राज्य के, हिमालय राज्य के विधायक हैं, आपको एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। और आप 2 दिन का सत्र मनाने, पिकनिक मनाने के लिए वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। जब आप 2 दिन भी आप नहीं झेल पा रहे हो तो आप किस तरह से अपनी विधानसभा में, जो दुर्गम क्षेत्र के आप विधायक हो, उस विधानसभा में आप कैसे कार्य करोगे? रोज आपके यहाँ लैंडडाउन में कभी गुलदार का हमला हो रहा है, कभी भालू का हमला हो रहा है, और आप उनसे बच के कोटद्वार भाबर की गर्मी में आप रह रहे हो और आपको ये लग रहा है कि गैरसैंण में ठंड हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ये पहाड़ विरोधी बयान है, हमारे आंदोलनकारियों का अपमान है। हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसी भी और विधायक को अगर ठंड लग रही है, ऑक्सीजन की कमी लग रही है, तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। हम उत्तराखंड की जनता है, हम पूरी तरीके से ऑक्सीजन का सिलेंडर भी देंगे, गर्म भी कपड़े देंगे, परंतु बिठाएंगे गैरसैंण में। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि पौड़ी से जो लैंसडाउन से जो विधायक हैं दिलीप रावत, उनका एक बयान भी वायरल हुआ था और वो कह रहे थे कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर भी उनके लिए लाया गया है और तस्वीरों पर मास्क लगा करके भी दिखाया जा रहा है। हालांकि और बातचीत भी कर लेते हैं। आपका क्या मानना है, क्या कहेंगे इसको लेकर, पूरे चीज़ों को लेकर? देखिए, ये जो विधायक हैं ये खुद स्वयं पहाड़ से आते हैं। यदि इनको महीने भर पहाड़ घूमने में, वोट मांगने में कोई ठंड नहीं लगती, ऑक्सीजन की कमी नहीं लगती, लेकिन किंतु यहाँ पे 2 दिन 3 दिन बैठने के लिए कैसे इनको ठंड लग रही है, कैसे इनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। तो ये तो पहाड़ विरोधी लग रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इससे तो साफ जाहिर है कि ये पहाड़ विरोधी है। ये पहाड़ का विकास नहीं चाहते, क्योंकि ये गैरसैंण जाना ही नहीं चाहते। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इनको गैरसैंण ही बिठाया जाए और गैरसैंण में ही इनको घाम तपाया जाए। राजधानी, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर सत्र है, आप मास्क लगा करके तस्वीर लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो महाशय जी हैं, ये किसी उसके तारीफ के वो नहीं है, जिन्हें हम बड़े प्यार से चुनते हैं, उसके बाद वो हमारी कहाँ सुनते हैं। कल मैं फेसबुक के माध्यम से देख रहा था, ये विधायक जी कह रहे हैं हमें पहाड़ में ठंड लग रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि आप पहाड़ छोड़िए। पहाड़ में तो आपके बस का कुछ रहा नहीं ना। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, जब कोई सवालों का जवाब देना होता है या कई विधानसभा सत्र होते हैं, लोग अपने सवाल पूछते हैं तो इन्हें ठंड लगने बैठ जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी को अगर ज़्यादा ठंड लग रही है तो हमारी 17 सहसपुर विधानसभा में मैं उन्हें निमंत्रण देता हूँ, आप आइए और यहाँ से बात उठाइए। धन्यवाद। तो यानी कि पूरी तरह से अब विधायकों को घेरने की जो रणनीति है वो भी नजर आने लगी है। किस तरह के मुद्दे आप चाहते भी हैं इस बार के बजट सत्र में उठे भी?
बजट सत्र में यही मुद्दे उठने चाहिए जो हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मेन तो सब भ्रष्टाचार पे वार होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर हमारी जल जंगल ज़मीन पे जो बाहर वालों को जो डाका डाला जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। मेन ये हमारा छात्र। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से गैरसैंण में बजट सत्र होना है 9 से 13 मार्च, तो उसको लेकर के लगातार अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि बढ़िया बजट आएगा, अच्छा बजट आएगा, तो बजट से पहले की ये चर्चाएं हैं कि विधायक कह रहे हैं कि उनको ठंड लग रही है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसको लेकर भी लगातार प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू हो गई हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने मरीजों के पंजीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जिनके पास वैध मोबाइल नंबर है उनके नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अगर किसी मरीज के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या अन्य आईडी उपलब्ध नहीं है तब भी उसका पंजीकरण रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी करीब 2000 से अधिक मरीजों की अपेक्षा थी, जिनमें से लगभग 700 के पंजीकरण आईडी के माध्यम से हुए, जबकि बाकी का मैनुअल तरीके से परिचय बनाया गया। डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि किसी भी मरीज को इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा और सभी का समुचित पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है उसकी ज़रूरत है भी नहीं। इसमें आपका वैलिडेटेड फ़ोन नंबर चाहिए होता है जिसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको बता देना है। और प्लस अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि उनका पर्चा नहीं बनेगा, उनका पर्चा बन रहा है जैसे पहले बन रहा था। क्योंकि आज सैटरडे का भी देख लीजिए, करीब 2000 से ऊपर की हमारी ओपीडी थी, उसमें से हमने केवल 700 ये आभा आईडी के थ्रू बने थे, बाकी तो ऑर्डिनरी पर्चे ही बने थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास फ़ोन नंबर नहीं है या उनके पास आधार कार्ड नहीं है या रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो उनका पर्चा नहीं बनेगा। पर्चा बनेगा, अगर उनके पास रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नई तरीके से बन जाएगा। चंपावत के जिला श्रम कार्यालय में श्रम कार्ड बनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग दूर दूर के क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रम विभाग की लापरवाही और साइट के न चलने से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के श्रम कार्ड नहीं बन पा रहे। आक्रोशित लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी मनीष कुमार को अपनी समस्या बताई। इस दौरान महिलाओं ने श्रम कार्यालय में तैनात महिला कर्मियों पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया और जिलाधिकारी से समस्या का समाधान करने की मांग की। वहीं जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला श्रम अधिकारी को अहम दिशा निर्देश दिए। मामले का समाधान होने पर सभी ने जिलाधिकारी का आभार जताया। यहाँ बैठा था, नहीं बना, नेट नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चल रहा बोला इनने। उसके बाद इनने जिनका कल नहीं हुआ था उनका आज होना चाहिए पहले नंबर में। यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जो नाम लिखा जा रहा है, एक दिन रात को ही आ जा रहे, पता नहीं कौन नाम लिख रहा है, और जो पूरे दिन भर अगले दिन से पूरा भूखा प्यासा बैठा है उसका कोई सुनवाई नहीं है। सर, जिलाधिकारी महोदय से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सर्वर में ही ऐसी दिक्कत है कि इसको मतलब संज्ञान में लिया जाए। ये जब भी यहाँ आते हैं, मेरे चौथा चक्कर है यहाँ पर, 4 चक्कर आ गया हूँ मैं, और यहाँ वही सर्वर की ज़्यादा दिक्कत है, साइड नहीं चलती है बता देते हैं। और कोई फिक्स मतलब वो नहीं है कि बाराकोट वालों का आज होना है तो उस दिन नहीं हो पाता है। हम मतलब आस लगाए हुए जाते हैं कि आज हमारा हो जाएगा करके। शुक्रवार शनिवार 2 दिन रखा है इन लोगों ने, और उसमें भी यहाँ आके फिर ऐसे ही जाना पड़ता है हमको वापस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।